नमस्कार, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका गोल विद एके सर यूट्यूब चैनल पे। तो एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं और ये जीएस क्विज़ का वीडियो होगा। ये क्विज़ नंबर 4 होगी हमारी और इस क्विज़ में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी से रिलेटेड 10 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के बारे में। आपको क्या करना है, आप जानते हैं कि क्वेश्चन पढ़ना है, उसके ऑप्शन पढ़ने हैं और अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद मैं उसका सही उत्तर बताऊंगा। इस प्रकार से सारे 10 क्वेश्चन आपको करने हैं और लास्ट में कमेंट में जाके आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। सारे क्वेश्चन मैंने कुछ इस प्रकार से बताए हैं जो कि कुछ कथन होंगे और आपको बताना है कि इसमें से कौन से कथन सत्य हैं। क्लियर है? कुछ इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, दिया हुआ है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब पहला कथन है वो देख लीजिए। दिया हुआ है संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। दूसरा दिया हुआ है संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अब इसके विकल्प देख लीजिए, केवल ए सही है। विकल्प नंबर बी बता रहा है ए और बी दोनों सही हैं। सी बता रहा है ना तो ए और ना ही बी सही है और डी बता रहा है केवल बी सही है। आप अपना उत्तर सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। सही इसका उत्तर क्या होगा? केवल ए सही है। अब देखिए, ये जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्री परिषद होता है, इसमें जितने भी मंत्री शामिल किए जाते हैं ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। व्यक्तिगत रूप से कोई भी लोकसभा के प्रति जिम्मेदार नहीं होते हैं। दूसरी चीज़, अब ये जो मंत्रिमंडल में शामिल या मंत्री परिषद में शामिल मंत्री होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रसादापर्यंत अपना पद धारण करते हैं, क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 2 की अगर बात की जाए तो दिया हुआ है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है संविधान का अनुच्छेद 263 एक अंतर्राज्यीय परिषद, जिसको इंग्लिश में इंटर स्टेट काउंसिल, के गठन का प्रावधान करता है। कथन नंबर 2 है इसकी स्थापना की बात मतलब कर रहा है, ये ISC की बात कर रहा है, इंटर स्टेट काउंसिल की बात कर रहा है। इसकी स्थापना 1990 में सरकारिया आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश द्वारा की गई। क्लियर है? दूसरा कथन ये है। अब तीसरे कथन की अगर हम बात करें तो कह रहा है अंतर्राज्यीय परिषद भी 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में विवाद के समाधान के लिए बनाया गया है। 3 कथन आप देख लीजिएगा। आप इसके विकल्प देखिए। विकल्प कुछ इस प्रकार दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है केवल 1 सही है। दूसरा दिया हुआ है 1 और 3 सही है। तीसरा दिया हुआ है 1 2 3 तीनों सही हैं। चौथा दिया है केवल 2 सही हुआ। आप अपना उत्तर सेलेक्ट करें। उम्मीद कर रहा हूँ आपने अपना उत्तर सेलेक्ट कर लिया होगा। अब मैं आपको सही उत्तर बता दे रहा हूँ। सही उत्तर आप समझिएगा। देखिए, पहला कथन दिया हुआ है और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आप इतना समझ लीजिए। संविधान का अनुच्छेद 263 एक अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है। ये कथन बिल्कुल सही है, मैं आपको समझाते भी चलूंगा। ठीक है। इसकी स्थापना 1990 में सरकारिया आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर हुई थी। इतनी बात सही है। अब लेकिन इसमें एक पॉइंट जुड़ा हुआ है, आधार पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश द्वारा की गई थी। ये गलत है। इसकी स्थापना प्रेसिडेंट के एक आदेश पर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। तो दूसरा कथन गलत हो गया है। तीसरा कथन क्या कह रहा है? अंतर्राज्यीय परिषद 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में विवाद के समाधान के लिए बना है। ये तीसरा कथन भी सही है। तो कौन सही हो जाएगा? 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। देखिए कोई विकल्प ऐसा मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इसमें एक विकल्प आपको दिखाई दे रहा है। कौन सा? विकल्प नंबर बी। 1 और 3 ये दोनों सही हैं। अब थोड़ी सी अगर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में और जानकारियां दूं, ठीक है, तो इसमें सरकारिया आयोग की बात की गई। देखिए सरकारिया आयोग जो आप देख रहे हैं, सरकारिया आयोग का गठन हुआ था, ध्यान दीजिए, 1988 में। सरकारिया आयोग का गठन हुआ 1988 में और इसके अध्यक्ष कौन थे? अगर अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे आपके RS सरकारिया। कौन थे? RS सरकारिया। इनकी अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का गठन हुआ। अब कुछ पॉइंट और समझिए। अब ये जो ISO है, ठीक है, अगर हम ISO की बात करें, ISO मतलब आप समझ गए होंगे, इंटर स्टेट काउंसिल। ये जो ISO है इसके अगर हम गठन की बात करें तो 28 मई, ठीक है, 28 मई 1990 को राष्ट्रपति ने एक आदेश दिया और उसी आदेश के तहत ISO का गठन हुआ।
28 मई 1990 को आईएसओ का गठन हुआ था। किसके आदेश के तहत? राष्ट्रपति के आदेश के तहत। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और ये जो आईएसओ आप देख रहे हैं, इसमें एक और पॉइंट अगर हम देखें, ये पॉइंट सारे आप नोट करते रहिएगा। आईएसओ आप देख रहे हैं, इंटर स्टेट काउंसिल, इसकी जो पहली बैठक हुई थी, अगर इससे प्रश्न आता है कि पहली बैठक कब हुई, इसकी अगर बात करता है तो इसकी पहली बैठक हुई थी 10 अक्टूबर 1990 को, ठीक है। 10 अक्टूबर 1990 को, 28 मई 1990 को गठन हुआ और 10 अक्टूबर 1990 को इसकी पहली बैठक होती है। किसकी? अंतर्राज्यीय परिषद की, यानी इंटर स्टेट काउंसिल की। अब एक पॉइंट और देखिए, अभी जो इंटर स्टेट काउंसिल है यानी अंतर्राज्यीय परिषद है, इसके अगर हम सदस्यों की बात करें कि इसमें सदस्य कितने होते हैं, ये जो आपका आईएससी है, इसमें सदस्यों की बात करें तो इसमें जितने भी राज्य हैं और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके सीएम, जहाँ पर सीएम होते हैं, जहाँ पर सीएम नहीं होते हैं उनके प्रशासक, ठीक है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम तथा ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर सीएम नहीं होते हैं, प्रशासक होते हैं वो, और साथ ही साथ 6 आपके केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल होते हैं। 6 कौन? आपके केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है सदस्यों की अगर हम बात करें तो उम्मीद कर रहा हूँ दूसरा प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में किस प्रकार से बातें कही गई हैं उनको समझते हैं और आप अपना आंसर भी सेलेक्ट करते रहिएगा। दिया हुआ है, आकस्मिक निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आकस्मिक निधि का गठन आकस्मिक अधिनियम 1950 के तहत हुआ। पहला कथन है ये। अनुच्छेद 267 में भारत की संचित निधि का प्रावधान है, ठीक है, ये इसमें एक बात कह रहा है। अब इसमें अगला कह रहा है अनुच्छेद 268 में राज्यों की संचित निधियों का प्रावधान है, ठीक। 267 में राज्यों में संचित निधियों का प्रावधान। आप अपना उत्तर सेलेक्ट करें। देखिए ऑप्शन ए सही होगा आपके अनुसार कि ऑप्शन बी सही होगा कि ऑप्शन सी सही होगा। आप अपना उत्तर सेलेक्ट कर लें, आपको जो सही लग रहा हो। चलिए मैं आपको बता देता हूं इसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो केवल पहला ऑप्शन होगा, ठीक है। ये आकस्मिक निधि का गठन आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 के तहत हुआ था, केवल पहला ही सही है। अब यहाँ पर देखिए इसने लिख क्या दिया है कि अनुच्छेद 267 में भारत की संचित निधि का प्रावधान है, ये इसने बिल्कुल गलत लिख दिया है। संचित निधि की अगर बात करता है तो आप सब जानते हैं 267 में संचित निधि नहीं है, 267 में आकस्मिक निधि है, क्लियर है। और 268 में दोनों 267 में भारत की आकस्मिक निधि दोनों के लिए होती है, चाहे वो राज्य की बात करें आकस्मिक निधि होती है और संचित निधियों की यहाँ पर बात नहीं हो रही। तो दोनों ये कथन आपके क्या हो जाएंगे? गलत है, केवल पहला ही कथन यहाँ पर सही है। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की ओर देखते हैं क्या कह रहा है, यानी प्रश्न नंबर 4 की ओर। अब प्रश्न नंबर 4 को अगर हम देखें तो देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। दिया हुआ है कि अवशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियों के बारे में जानकारी देता है, पहला कथन। दूसरा, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र और राज्य दोनों में निहित होती हैं, अवशिष्ट शक्तियां केवल केंद्र में निहित होती हैं। अवशिष्ट शक्तियां केवल केंद्र में निहित होती हैं। आप अपना उत्तर सेलेक्ट करें ये ऑप्शन देखकर सॉरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। अनुच्छेद 248 क्या कर रहा है? अवशिष्ट शक्तियों की बात करता है। अब अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं वो एक बार आप समझ लीजिए। भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची। इन तीनों सूचियों में तमाम सारे विषयों को रखा गया है। इसके बावजूद कुछ ऐसे विषय हैं जो ना तो संघ सूची में है, ना ही समवर्ती सूची में है और ना ही आपके राज्य सूची में है। तो ऐसे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति को क्या कहा जाता है? अवशिष्ट शक्ति, जिसको आर्टिकल 248 में क्लेरिफाई किया गया है। क्लियर है? तो अवशिष्ट शक्ति क्या होती है ये आपको समझ में आया होगा। कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे कि कुछ ऐसे विषय जो संविधान की तीनों शक्तियों में नहीं शामिल हैं, उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति अवशिष्ट शक्ति कहलाती है। और ये किसमें निहित है? केवल और केवल केंद्र में निहित है। तो ऑप्शन तीसरा सही है और ऑप्शन आपका पहला सही है। तो इसमें अगर सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी 1 और 3 सही हो जाएगा। क्लियर है? तो अनुच्छेद 248 याद रहेगा, अवशिष्ट शक्तियों के बारे में बात करता है।
अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होती है। प्रश्न नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 भी बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। इसको दिया हुआ है दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य बहने वाली नदियों के जल के विभाजन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य में जो नदियां बहती हैं उनके जल के उपयोग को लेकर जो भी प्रावधान है वही कथन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको समझना है। पहला कथन क्या है, इन नदियों के जल के उपयोग के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है। ठीक है, ये एक कथन है। दूसरा कथन दे दें, इन नदियों के जल के उपयोग के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडलों के पास है। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीजें जो आप आसानी से समझ लीजिएगा। देखिए आप अपना उत्तर सेलेक्ट कर लिए होंगे, अब मैं अपना बता रहा हूँ। देखिए एक अनुच्छेद है 262। अनुच्छेद 262 के तहत ये प्रावधान है कि दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य में जो भी नदियां बह रही हैं उनके जल के उपयोग को लेकर जो भी कानून बनाए जाएंगे वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे, केवल और केवल संसद के द्वारा बनाए जाएंगे। यानी पहला कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, और दूसरा कथन आपका असत्य हो जाएगा। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा, केवल एक सही है। तो अनुच्छेद 262 आपको यहाँ पर याद रखना है। क्या कह रहा है कि केवल और केवल जो है संसद को नदियों के जल के उपयोग को लेकर कानून बनाने की शक्ति है। क्लियर है इतनी। और संसद ने कई सारे ट्रिब्यूनल जो हैं बनाए भी हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि आपका जो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जो नदी के जल का विवाद चल रहा है पानी को लेकर, वो आप सब जानते ही होंगे। ठीक है, कावेरी नदी जल विवाद आपका चल रहा है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर दिया हुआ है 6। अब प्रश्न नंबर 6 की अगर हम बात करें तो ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए समझिए, दिया हुआ है कि निम्न कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 31 का जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को वैधानिकता देता है। दूसरा कथन क्या है, 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत गोवा पर आक्रमण किया था। तीसरा कथन क्या है, गोवा तथा दमन दीव एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 12वें संविधान संशोधन 1962 के तहत भारत में शामिल हुए थे। अब देखिए ये तीनों प्रश्न आपके बहुत अच्छे, तीनों कथन आपके बहुत अच्छे हैं, इनको आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। देखिए पहला दिया हुआ है अनुच्छेद 31 का जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को वैधानिकता देता है। आप अपना उत्तर सेलेक्ट कर चुके होंगे, उम्मीद कर रहा हूं। अब मैं आपको आंसर बता रहा हूं। तो ये बात बिल्कुल सही है, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया था और जमींदारी को प्रथा को समाप्त करने के लिए समाप्त कर दिया गया। उसके बाद अनुच्छेद 31 का जोड़कर यह बताया गया कि जो जमींदारी प्रथा समाप्त की गई है, अनुच्छेद 31 का उसको लीगल कह रहा है कि ये जो समाप्त की गई है वो लीगल बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दोबारा से जमींदारी प्रथा लागू नहीं हो सकती है। अच्छा, फिर अगला है 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत गोवा पर आक्रमण किया था। अब देखिए ये भी बिल्कुल सही है, पुर्तगालियों के पास था गोवा, आप सब जानते हैं, वो छोड़ नहीं रहे थे। तो ऐसे में भारतीय सेना ने 18 दिसंबर 1961 को जो है गोवा पर आक्रमण किया। किस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन विजय के तहत। क्लियर है, बिल्कुल यही सही है, दोनों कथन सही हो गए ऊपर वाले। और 19 दिसंबर को गोवा हमारे पास में था। ठीक है, अब उसके पास गोवा तथा दमन द्वीप को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 12वें संविधान संशोधन 1962 के तहत भारत में शामिल किया गया। अब देखिए गोवा भी पुर्तगालियों के पास था और दमन द्वीप भी पुर्तगालियों के पास था। तो गोवा जब हमारे पास आया तो जाहिर सी बात है दमन द्वीप भी हमारे पास आ गया होगा। तो गोवा और दमन द्वीप को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, अलग अलग नहीं, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और 12वें संविधान संशोधन 1962 के तहत इसको भारत में शामिल कर लिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या होंगे, तीनों कथन आपके सही होंगे। क्लियर है इतनी बात। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि मिजोरम के संबंध में निम्न प्रावधानों पर विचार करें। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। कथन नंबर 1 कह रहा है कि 1972 से पहले मिजोरम असम का एक जिला था जो लोसाई हिल के नाम से प्रसिद्ध था। कथन नंबर 2 देखते हैं, 1972 में मिजोरम एक केंद्र शासित प्रदेश बना। कथन नंबर 3 कह रहा है 53वें संविधान संशोधन के तहत मिजोरम को एक राज्य का दर्जा मिला। आप अपना उत्तर सेलेक्ट कर लें, उसके बाद मैं इसका सही उत्तर आपको बताता हूं। उम्मीद कर रहा हूं आपने अपना उत्तर सेलेक्ट कर लिया होगा। अब देखिए पहला कथन है 1972 से पहले मिजोरम असम का एक जिला था। बिल्कुल सही कथन है ये, जो लुसाई हिल के नाम से प्रसिद्ध था, यानी मिजोरम को पहले लुसाई हिल के नाम से जानते थे। 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बना, ये भी बिल्कुल सही है।
और 54वें संविधान संशोधन के तहत मिजोरम को एक राज्य का दर्जा मिला। ये कथन आपका गलत हो जाता है। इसका सही क्या होगा? 53वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1986 में, इसके तहत मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला था। तो तीसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो 54 है इसकी जगह पर क्या होगा? 53वां 1986। तो पहला और दूसरा सही है, यानी ऑप्शन क्या आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आपका भी सही हुआ होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। अब प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। देखते हैं पहला कथन क्या है। अनुच्छेद 250 के तहत संसद राज्य सूची विषय पर आपातकाल के दौरान कानून बना सकती है। ठीक है। दूसरा कथन क्या रहा है? कह रहा है अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा राज्य सूची विषय पर राष्ट्र हित में कानून बना सकती है और यह कानून हमेशा के लिए प्रभावी हो जाता है। अब देखिए, आप अपना उत्तर सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कर लिया होगा आपने। अब समझिए, पहला जो कथन कह रहा है अनुच्छेद 250 के तहत संसद राज्य सूची विषय पर आपातकाल के दौरान कानून बना सकती है। देखिए, देश में जब आपातकाल लगा हो तो संसद अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची के कुछ विषय हैं जिन पर वो कानून बना सकती है। बस ये जो कानून बनाया गया होगा वो आपातकाल समाप्त होने के 6 माह के बाद तक ही प्रभावी रहेगा। उसके बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है। यानी पहला कथन जितनी बात कही गई उतनी बात सत्य है। दूसरा कथन अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा राज्य सूची विषय पर राष्ट्र हित में कानून बना सकती है, इतनी बात सही है और यह कानून हमेशा के लिए प्रभावी हो जाता है, ये बात गलत है। ये कानून केवल 1 वर्ष तक ही क्या रहता है? प्रभाव में रहता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? केवल एक सही है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दिया हुआ है कि निम्न कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 274 के तहत केंद्र असम, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल को जूट तथा जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क पर सहायता देती है। पहला कथन हो गया। दूसरा कथन अनुच्छेद 275 के तहत यदि केंद्र को यह निश्चय हो जाए कि किसी राज्य को सहायता की आवश्यकता है तो वह उसे सहायता अनुदान दे सकती है। अब आप अपना उत्तर सेलेक्ट करें। उम्मीद कर रहा हूं कर लिया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 274 के तहत केंद्र असम, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल को जूट तथा जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क पर सहायता देती है, ये बात गलत है। यहाँ पर अनुच्छेद 274 नहीं, क्या होना चाहिए? 273। 273 के तहत जूट उत्पाद और जो जूट होता है उसके निर्यात पर सरकार की तरफ से जो है थोड़ी बहुत सहायता दी जाती है। तो 273 ऐसा है। क्लियर है? तो पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, अनुच्छेद 275 के तहत यदि केंद्र को यह निश्चय हो जाए कि किसी राज्य को सहायता की आवश्यकता है तो वह उसे सहायता अनुदान दे सकती है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा? केवल 2 सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की। दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कि किस अनुच्छेद में पंचायतों को करारोपण की शक्ति दी गई है? करारोपण की शक्ति दी गई है। तो इसका सही उत्तर आप अपना सेलेक्ट करें। मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका क्या होगा? 243H, पंचायतों को करारोपण की शक्ति। उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।